3 साल लंबे हारने वालों की प्रतियोगिता अंततः समाप्त हो गई है। लो फेंग ने इन मुकाबलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, न केवल शीर्ष 1000 में स्थान पाकर चियानबू यूनिवर्स कंट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए पात्रता प्राप्त की, बल्कि मिल्की वे का मालिक भी बन गया। हालांकि चियानबू यूनिवर्स कंट्री के लॉर्ड 13 के अधीन एक जनरल लो फेंग के लिए उच्च उम्मीदें नहीं रखते। उनका मानना है कि लो फेंग 1008 यूनिवर्स कंट्री के कई प्रतिभाओं में स्टैंड आउट बनने के लिए संघर्ष करेगा और वर्चुअल यूनिवर्स का एक कोर सदस्य बनने में असमर्थ रहेगा। यह उल्लेखनीय है कि लॉर्ड 13 के पास कम से कम एक मार्क्विस इम्मोर्टल की ताकत है। मेरे विश्लेषण के अनुसार वह शायद एक किंग इम्मोर्टल है, जिसकी शक्ति हु यानबो से अधिक है। यह हमारी किंग इम्मोर्टल के वास्तविक रूप से पहली मुलाकात होगी। हालांकि चूंकि प्लॉट में बाद में कई नए पात्र सामने आएंगे, मुझे लगता है कि लॉर्ड 13 को मैन लो द्वारा बदल दिया जा सकता है। वास्तव में एक चरित्र का मॉडलिंग सस्ता नहीं है, और यहाँ तक कि बड़े एनिमेशन प्रोडक्शन कंपनियां भी किसी भी पात्र को मनमाने ढंग से जोड़ने से बचती हैं। यही कारण है कि दी फैन को केवल एक एपिसोड में दिखाई देने के बाद लो फेंग द्वारा भेज दिया गया था। क्या आप उत्सुक हैं कि जब लो फेंग अब एक ही हमले में नाबिनी को हराने के लिए काफी मजबूत है, तो भी लॉर्ड 13 क्यों मानते हैं कि उसके पास प्रतियोगिता के दूसरे चरण में कोई मौका नहीं है? यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक यूनिवर्स कंट्री 1000 चुने हुए प्रतिभागियों को भेज सकती है, जिसका मतलब है कि कुल मिलाकर 1008 यूनिवर्स कंट्री से 1 मिलियन से अधिक प्रतियोगी होंगे। हर प्रतिभागी जो घरेलू चयन प्रक्रिया से गुजरता है, एक शीर्ष स्तर का एलीट होता है। उनमें से सबसे कमजोर आमतौर पर 8वें या 9वें स्तर तक पहुंचता है। इसके अलावा आधे से अधिक प्रतिभागियों ने पहले से ही मौलिक कानूनों की दहलीज को पकड़ लिया है। प्रतियोगिता की तीव्रता स्पष्ट है। हालांकि दूसरे चरण में प्रतिभागियों की संख्या 1 मिलियन से अधिक है। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में 1000 कोर सदस्य स्थान के लिए वास्तव में सक्षम प्रतिभागी प्रत्येक देश के शीर्ष एलीट हैं, जो अपने घरेलू चयन में पहले स्थान पर हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम 1000 स्थानों को 1008 यूनिवर्स कंट्री में समान रूप से बांटें, तो प्रत्येक देश को 1 से कम स्थान मिलेगा, जिसका मतलब है कि 8 यूनिवर्स कंट्री को कोई स्थान नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ यूनिवर्स कंट्री औसत स्तर से ऊपर हैं, 2 या यहाँ तक कि 3 सुपरजीनियस पैदा करते हैं, जिससे वास्तविक स्थान वाले यूनिवर्स कंट्री की संख्या और भी कम हो जाती है। उदाहरण के लिए ग्रह अगस्टस ने एक जोड़ी भाई बहनों को जन्म दिया, दोनों शीर्ष 10 में शामिल थे। इसलिए लॉर्ड 13 मानते हैं कि लो फेंग का शीर्ष 5000 में प्रवेश करना पहले ही एक बड़ी उपलब्धि होगी, विशेष रूप से क्योंकि लो फेंग ने अभी तक यह प्रदर्शित नहीं किया है कि उसने मौलिक कानूनों की दहलीज को छुआ है। लॉर्ड 13 की समीक्षा ने लो फेंग को हतोत्साहित नहीं किया, क्योंकि वह जानता है कि रक्तरेखा और गुप्त तकनीकों दोनों के मामले में वह दूसरों से कम सक्षम नहीं है। उसकी एकमात्र कमी उसकी छोटी अवधि है जो उसने खेती में बिताई है। यह उल्लेखनीय है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पीक रक्तरेखा की वास्तविक लाभ केवल यूनिवर्स स्तर पर पहुंचने के बाद प्रकट होती है। लो फेंग की प्रतिभाओं की लड़ाई के दौरान अविश्वसनीय प्रगति इसका सबसे अच्छा प्रमाण है। हारने वालों की प्रतियोगिता के अंत और प्रतिभाओं की लड़ाई के दूसरे चरण की शुरुआत के बीच लगभग 1.5 साल का अंतर है, जिसे लो फेंग ने तीव्र खेती के लिए पूरी तरह से उपयोग किया। बबाता की सलाह पर लो फेंग ने माशा कबीले की क्लोनिंग क्षमता का उपयोग करके गोल्डन हॉर्न बीस्ट की प्रतिकृति बनाई, जिससे उसने उत्तराधिकार गुप्त तकनीक एब्सोल्यूट स्पेस को बेहतर तरीके से सीख सके। परिणामस्वरूप लो फेंग के 3 शरीर एक साथ खेती करने लगे। माशा कबीले का क्लोन गुप्त तकनीकों के माध्यम से स्थान के कानूनों का अध्ययन कर रहा था। गोल्डन हॉर्न बीस्ट का क्लोन मौलिक सोने के कानून पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जबकि मानव शरीर ने अन्य 2 क्लोन से प्राप्त अंतर्दृष्टि को स्थान और सोने के कानूनों पर यान शेन आर्मामेंट और हु यानबो की उड़ने वाली गुप्त तकनीक मायरीड लाइन फ्लो का अभ्यास किया। इस अवधि के दौरान गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने यूनिवर्स स्तर पर 7वें स्तर तक पहुंचा, मो युन वाइन ने यूनिवर्स स्तर पर 6ठे स्तर तक पहुंचा, और लो फेंग का मानव शरीर तारकीय स्तर पर 9वें स्तर तक पहुंच गया। अगर प्रतिभाओं की लड़ाई सभी स्तरों के योद्धाओं के लिए खुली होती, तो लो फेंग का मानव शरीर पहले ही यूनिवर्स स्तर पर पहुंच गया होता, क्योंकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट का स्तर भी मानव शरीर की सीमाओं को निर्धारित करता है। इसके अलावा ईस्टर के न्यूट्रिशन कैबिन के सहयोग से लो फेंग के मानव शरीर ने डोमेन मास्टर स्तर तक पहुंचने से पहले लगभग कोई बाधा का सामना नहीं किया। माशा कबीले के क्लोन के लिए लो फेंग द्वारा खरीदी गई त्वचा एक यूनिवर्स स्तर 2 के माशा कबीले के सदस्य की थी, इसलिए यह क्लोन जब बनाया गया था तब पहले से ही यूनिवर्स स्तर 2 पर था। चूंकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट लो फेंग का असली शरीर है, वह माशा कबीले के क्लोन को सीधे यूनिवर्स स्तर पर 7वें स्तर तक उठा सका, क्योंकि इस क्लोन को प्रतिभाओं की लड़ाई में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी। इस बीच लो फेंग के बेटे लो पिंग और लुओ हई अपने मजबूत प्रशिक्षण प्रणाली के कारण जल्दी से ग्रह स्तर पर पहुंच गए। यह एक मजबूत खेती प्रणाली के महत्व को और भी स्पष्ट करता है, जो लो फेंग को वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में कोर सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए प्रयासरत रहने का एक कारण है।
तीन शरीर उच्च तीव्रता खेती के दौरान लो फेंग ने अंततः 9 फैंटम तलवारों को नियंत्रित करना सीख लिया और मायरीड लाइन फ्लो के पहले स्तर 1 लाइन फ्लो में सफलता प्राप्त की, जिससे वह मौलिक कानून के दहलीज को पार करने के एक कदम करीब हो गया। जैसे जैसे लो फेंग अपने कठिन प्रशिक्षण को जारी रखता है, प्रतिभाओं की लड़ाई के दूसरे चरण की चुपचाप शुरुआत होती है। चूंकि इस चरण में 1008 यूनिवर्स कंट्री के प्रतिभाशाली शामिल होते हैं, प्रतियोगिता के मेजबान अब प्रत्येक देश की शाखा के मुख्य अधीक्षक जैसे कि चियान वू यूनिवर्स कंट्री के लिए मैन लो नहीं हैं, बल्कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के एक कोर कार्यकारी 9 स्वॉर्ड वर्नरेबल हैं। 9 स्वॉर्ड वर्नरेबल एक यूनिवर्स वर्नरेबल हैं जिन्होंने स्थान के कानून को पूरी तरह से समझ लिया है और किंग इमोर्टल से उच्च स्तर पर रैंक करते हैं। वह स्वालो स्टार की शुरुआत से अब तक के सबसे उच्च स्तरीय पात्र भी हैं। ट्रेलर में 9 स्वॉर्ड वर्नरेबल का क्लोजअप विशेष रूप से प्रभावशाली था। उनके आंखों ने एक पवित्र अपराजेयता का आभा पूर्णता से प्रकट किया। 9 स्वॉर्ड वर्नरेबल के अलावा क्या आपने एक और नए पात्र को भी देखा? अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह आई चेन है, एक प्रतिभा जिन्होंने प्रकाश और समय के मौलिक कानूनों में दहलीज को पार किया है और शीर्ष 10 में रैंक किया है। उनकी उपस्थिति एक निर्दोष और शुद्ध भावना देती है जो दुनिया से अप्रभावित है। स्पार्कली की एनिमेशन स्टूडियो ने वास्तव में अपने काम से बाहर किया है। कृपया इन नए पात्रों के डिजाइन पर अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें। तो लो फेंग को प्रतियोगिता के दूसरे चरण में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? दूसरे चरण को 3 उपचरणों में विभाजित किया जा सकता है: छानबीन चरण, एरिना मुकाबले और अंतिम दौर। छानबीन चरण में प्रत्येक प्रतियोगी को उनके प्रशिक्षण क्षेत्र में टेलीपोर्ट किया जाएगा और अंक के आधार पर शीर्ष 7300 प्रतियोगियों का चयन किया जाएगा। बाकी प्रतियोगी हटा दिए जाएंगे। यह उल्लेखनीय है कि अंक के आधार पर शीर्ष 100 प्रतियोगी बिना दूसरे दौर की छानबीन प्रक्रिया में भाग लिए स्वचालित रूप से आगे बढ़ जाएंगे। बाकी 7200 प्रतियोगी एरिना मुकाबलों में लड़ेंगे, जहां 900 और योग्य प्रतियोगियों का चयन किया जाएगा। यह एरिना मुकाबला पिछले एरिना चयन की तरह है, लेकिन इस बार प्रतिभागियों को केवल 3 लगातार मैच जीतने की आवश्यकता होगी। आप सोच रहे होंगे कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी अंतिम दौर के लिए अंक के आधार पर शीर्ष 1000 प्रतियोगियों को क्यों नहीं चुनती? इसका कारण यह है कि प्रशिक्षण क्षेत्र की डिजाइन विशेष रूप से आत्माओं के मास्टरों के नियंत्रणकर्ताओं के लिए अनुकूल है, जो अंतिम चयन की निष्पक्षता को प्रभावित करता है। प्रशिक्षण क्षेत्र में 7 टावर होते हैं, प्रत्येक में 7 स्तर होते हैं। हर स्तर पर प्रतियोगी को अकेले बड़ी संख्या में दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, पहले स्तर पर 10,000 रक्त-हेयर्ड मैमथ्स का सामना करना होता है और दूसरे स्तर पर 10,000 नौ-हेडेड पाइथन से लड़ना होता है। यह योद्धाओं के लिए एक असहज स्थिति है, क्योंकि आत्मा के मास्टरों के विपरीत योद्धा कई हथियारों को आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ नियंत्रित करते हुए दूरी बनाए नहीं रख सकते हैं। उन्हें भीड़ में दुश्मनों को एक-एक करके मारना होता है। अगर प्रतियोगी की ताकत पर्याप्त नहीं है तो वह आसानी से अधिक हो सकता है और हटा दिया जा सकता है। बिल्कुल, जब वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी प्रतियोगियों के लिए मजबूत विरोधियों की व्यवस्था करती है तो वे दुश्मनों की संख्या को ठीक उसी प्रकार समायोजित करती हैं ताकि प्रतियोगिता प्रतियोगियों की क्षमताओं का परीक्षण कर सके। अगर दुश्मनों की समग्र ताकत प्रतियोगी की ताकत से काफी अधिक हो तो प्रतियोगिता का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उदाहरण के लिए, टावर के 5वें स्तर पर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने केवल 100 ऑटोमेटन कठपुतलियों की व्यवस्था की है। चूंकि इन कठपुतलियों की आत्मा नहीं होती और उनकी शरीर कठोर होती है, यह स्तर आत्मा के मास्टरों के लिए विशेष रूप से प्रतिकूल है, क्योंकि उनकी आत्मा हमले इन कठपुतलियों पर अप्रभावी होते हैं। यही कारण है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने एक दूसरे दौर की चयन व्यवस्था की है ताकि कोई संभावित प्रतिभा छूट न जाए। हालांकि लो फेंग, जो एक नियंत्रण प्रकार के आत्मा मास्टर हैं, प्रशिक्षण क्षेत्र में कुछ लाभ प्राप्त कर चुके थे, लेकिन उनके मानव शरीर की स्पेस के कानून की समझ अभी भी कच्ची थी, क्योंकि उन्होंने मोशा क्लान क्लोन के साथ 1 साल से कम समय तक प्रशिक्षण किया था, जिससे उस सीमा को पार करना कठिन हो गया था। इस कमी को पूरा करने के लिए लो फेंग ने खेल के नियमों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया ताकि सुधार के लिए अधिक समय मिल सके। नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रतियोगी को हर स्तर पर 10 दिन मिलते हैं सभी दुश्मनों को हराने के लिए, और वे अपनी गति से लड़ सकते हैं। यदि वे प्रत्येक स्तर पर सभी दुश्मनों को हरा देते हैं तो वे अगले स्तर पर जा सकते हैं। लो फेंग ने इस नियम का फायदा उठाया और जितना संभव हो सके देरी की। उन्होंने आखिरी दुश्मन को मारने से पहले 10 दिनों की सीमा के करीब तक इंतजार किया। इस तरह उन्हें प्रशिक्षण के लिए अधिक समय मिला। लो फेंग ने धीरे धीरे प्रगति की। जब वह 7वें स्तर पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे हैरान हो गए। एक विशाल संरचना, प्राचीन सभ्यता के अवशेष, नंबर 31 शेनोंगजिया पर्वत श्रृंखला जैसी। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार यह एक ज़िगहाइव था जो एक भयानक अस्तित्व था। गोल्डनहॉर्न बीस्ट की विरासती यादों ने भी लो फेंग को बताया कि यहाँ तक कि सबसे कमजोर ज़िगहाइव भी वर्ल्ड मास्टर स्तर पर था। इससे भी भयानक एक ज़िग एम्प्रेस यहाँ रहती थी जो विशाल संख्या में ज़िग योद्धाओं का निर्माण कर सकती थी।
एक तारे प्रणाली या यहाँ तक कि पूरे तारे क्षेत्र को जीतना उनके लिए कोई चुनौती नहीं थी। बस कल्पना करें, अगर वहां 1 मिलियन ज़र्ग योद्धा हैं, तो वे सभी वर्ल्ड मास्टर स्तर के भी हों, वे आसानी से ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य को नष्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक मार्क्विस इम्मोर्टल को भी ऐसी धावा का सामना करने में कठिनाई होगी और केवल किंग इम्मोर्टल स्तर या उससे ऊपर के लोग ही मौत से बच सकते हैं। सौभाग्य से पृथ्वी पर ज़र्गहाइव को एक बाहरी युद्ध क्षेत्र में गंभीर चोटें आई थीं। भागते समय इसे हुआनबो द्वारा पकड़ा गया। हुआनबो ने मूल रूप से ज़र्ग एम्प्रेस को अपने लिए लाखों की सेना बनाने के लिए दास बनाने का इरादा किया था, लेकिन उसकी आत्मा अद्वितीय थी और यहाँ तक कि आत्मा हमलों में माहिर हुआनबो भी उसे आत्मा सेवक के रूप में दास नहीं बना सका। अंततः उसे ज़र्ग एम्प्रेस को शाश्वत नींद में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब तक हुआनबो से अधिक आत्मा शक्ति या उत्थान वाला कोई व्यक्ति नहीं आता, ज़र्ग एम्प्रेस कभी नहीं जागेगी। अप्रत्याशित रूप से हुआनबो द्वारा पकड़ा गया हाइव लो फेंग के लिए फायदेमंद साबित हुआ। क्या आप सोच रहे हैं, चूंकि ज़र्गहाइव का न्यूनतम स्तर वर्ल्ड मास्टर है, क्या इसका मतलब है कि जो प्रतिभाशाली 7वें स्तर को पार करते हैं उनके पास वर्ल्ड मास्टर को हराने की ताकत है? ऐसा नहीं है। याद रखें, यह प्रतियोगिता वर्चुअल यूनिवर्स में होती है। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ज़र्गहाइव के स्तर को प्रतियोगिता के लिए कठिनाई से मेल खाने के लिए समायोजित कर सकती है। इसलिए जब लो फेंग ने पहले टावर के 7वें स्तर में ज़र्गहाइव का सामना किया तो यह अपेक्षाकृत आसान था। वास्तव में जिन प्रतिभाशालियों ने जीनियस बैटल प्रतियोगिता के पहले चरण को पार किया, वे भी पहले टावर को पार कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि पहले टावर की कठिनाई केवल एक सामान्य नवा स्तर के स्टार स्तरीय योद्धा के बराबर है, जो इन प्रतिभाशालियों के लिए कठिन नहीं है। जिन्होंने पहले चरण को पार किया, वे कोई साधारण नवा स्तर के स्टार स्तरीय योद्धा नहीं थे, इसलिए वे आसानी से पहले 2 टावरों को पार कर गए। हालांकि प्रत्येक टावर में मिशनों की सामग्री समान होती है, कठिनाई में काफी वृद्धि होती है। तीसरे टावर से कई प्रतियोगी संघर्ष करना शुरू कर देते हैं और लगभग 90% उन्हें उसी टावर में हटा दिया जाता है। अन्य लोगों की तुलना में लो फेंग शांत रहे, धीरे धीरे प्रत्येक स्तर पर प्रगति करते हुए। हालांकि इस रणनीति ने उन्हें बहुत सारा प्रशिक्षण समय दिया। यह भी कारण बना कि उनकी रैंकिंग नीचे रही, उनकी वास्तविक ताकत से बहुत कम। लॉर्ड 13 की नजरों में लो फेंग को शीर्ष 10,000 में रैंक करना चाहिए था और नीचे नहीं होना चाहिए था। इससे लॉर्ड 13 निराश हो गए। जब उन्होंने लो फेंग की प्रगति का लाइव स्ट्रीम देखा तो उन्होंने देखा कि लो फेंग प्रशिक्षण क्षेत्र को अपनी व्यक्तिगत प्रशिक्षण भूमि के रूप में उपयोग कर रहा था, जिससे वह निराश हो गए। उनके दृष्टिकोण में प्रतियोगिता के दौरान कुछ महीने या यहाँ तक कि 1 साल का प्रशिक्षण वास्तविक लाभ नहीं देता और केवल एक मूर्ख ही ऐसा समय बर्बाद करेगा। साथ ही कियानवू यूनिवर्स नेशन के लोग लो फेंग के प्रदर्शन से निराश थे। वे मानते थे कि उनके देश के प्रतिभाशालियों में दोनों रोंग जून और लो फेंग को प्रतियोगिता जीतने का मौका था। सौभाग्यवश रोंग जून पहले ही शीर्ष 20 में रैंक कर चुका था, जिसने उनकी असंतोष को कम किया। हालांकि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य के लोग लो फेंग के प्रदर्शन से अत्यंत असंतुष्ट थे, क्योंकि वह उनका एकमात्र प्रतियोगी था जिसने पहले चरण को पार किया था। इससे उनके भावनाएं तीव्र हो गईं और निरंतर आलोचना होती रही। इस बीच नोलान शान, जो अपने परिवार को छोड़कर एक दूरस्थ ग्रह पर भागने के लिए मजबूर हुए थे, खुश थे। उन्हें पता था कि लो फेंग के मजबूत होने के साथ साथ उनकी खुद की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। हालांकि 1 साल का प्रशिक्षण अन्य प्रतिभाशालियों के लिए ज्यादा मददगार नहीं था, यह लो फेंग के लिए पूरी तरह से अलग था। अपने क्लोन गोल्डन हॉर्न बीस्ट और मोशा क्लान के साथ लो फेंग की उत्थान दक्षता को बहुत बढ़ावा मिला। इन दोनों रक्त पंक्तियों के आशीर्वाद से उन्होंने 1 साल में वही हासिल किया जो अन्य लोग 10 या यहाँ तक कि 100 वर्षों में ही प्राप्त कर सकते थे। मोशा क्लान क्लोन के बिना लो फेंग की रैंकिंग शायद शीर्ष 600 तक ही पहुंच पाती, लेकिन इसके मदद से वह शीर्ष 50 में पहुंचने में सफल रहे और सीधे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के एक कोर सदस्य के रूप में जगह सुरक्षित की। इससे लॉर्ड 13 को एहसास हुआ कि उन्होंने लगातार लो फेंग की क्षमताओं को कम आंका है। उन्होंने पहले सोचा था कि लो फेंग की सीमा शीर्ष 5000 थी, लेकिन उसे शीर्ष 100 में देखकर वह प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हुआ। यह एक ऐतिहासिक खुशी लाई, क्योंकि यह पहली बार था जब कियानवू यूनिवर्स नेशन के 2 प्रतियोगी शीर्ष 100 में रैंक हुए और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के कोर सदस्य बने, एक सचमुच अभूतपूर्व सम्मान। समय के साथ प्रतियोगिता का दूसरा चरण लगभग 1 साल तक चला है और अब केवल 4 प्रतियोगी प्रशिक्षण क्षेत्र में बचे हैं। उनमें से एक निर्विवाद पहले स्थान पर है, बोलन। क्या आपने देखा है कि जब रैंकिंग की चर्चा होती है तो अक्सर प्रतियोगी की ताकत को एक विशिष्ट संख्या के बजाय एक सीमा के भीतर वर्णित किया जाता है? उदाहरण के लिए, शीर्ष 20 में रैंक किए गए कई प्रतियोगियों की ताकत के स्तर बहुत समान होते हैं, अक्सर एक मुकाबलों में लगातार जीत नहीं बनाए रख पाते,
उदाहरण के लिए लो फेंग, जिनकी मजबूत इच्छा शक्ति और वॉयड टॉवर की आत्मा रक्षा है, गैलेक्सी के मायाजाल का प्रतिरोध कर सकते हैं, लेकिन अंततः लोंग युन से हार गए, जिनकी शारीरिक रक्षा मजबूत है। हालांकि लोंग युन को गैलेक्सी के मायाजाल का सामना करने में कठिनाई हो सकती है। बोलन अलग हैं। उनकी ताकत अन्य प्रतिभाशालियों की तुलना में काफी अधिक है, जिससे वे निर्विवाद रूप से पहले स्थान पर हैं। वह एकमात्र प्रतियोगी हैं जिन्होंने छठे टावर के सभी 7 स्तरों को सफलतापूर्वक पार किया है। यही कारण है कि उन्होंने टावर में अधिक समय बिताया, क्योंकि जितने अधिक स्तर वह पार करते हैं उतना ही अधिक समय लगता है। बोलन की असाधारण ताकत के साथ वह आसानी से शीर्ष 100 प्रतियोगियों को हरा सकते हैं। अन्य 3 प्रतियोगियों, जिनमें लो फेंग भी शामिल हैं, ने स्पष्ट रूप से अपने समय का अधिकतम उपयोग किया है ताकि वे प्रशिक्षण क्षेत्र में बने रह सकें। हालांकि उनकी ताकत बोलन की तुलना में काफी कम है। इस तथ्य से कि वे इस लंबे समय तक बने रहे हैं, यह दर्शाता है कि वे अभी भी काफी शक्तिशाली हैं। लो फेंग के अलावा अन्य 2 प्रतियोगियों ने 5वें टावर के सभी स्तरों को पार करने में असफल रहे और शीर्ष 30 में रुक गए। हालांकि लो फेंग, जो 340 दिनों के बाद लगभग 1 साल के प्रशिक्षण के बाद अंततः 5वें टावर के छठे स्तर को पार करने में सफल रहे। जब वह 7वें स्तर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ज़िर्गहाइव की कठिनाई में काफी वृद्धि हो गई है। ज़िर्ग योद्धाओं के उत्पादन की गति और स्तर काफी बढ़ गए हैं, जिससे चुनौती भी बहुत अधिक हो गई है। हालांकि ज़िर्ग एम्प्रेस की शारीरिक शरीर अपेक्षाकृत कमजोर है और एक सामान्य स्टार स्तरीय योद्धा द्वारा आसानी से मारा जा सकता है। वह एक शक्तिशाली आत्मा मास्टर हैं जो मायाजाल और जादू में कुशल हैं। वह ज़िर्ग योद्धाओं का उपयोग अपने दुश्मनों पर हमले के लिए करती हैं। मजबूत हाइव और बड़ी संख्या में ज़िर्ग योद्धाओं की सुरक्षा के साथ लो फेंग को ज़िर्ग एम्प्रेस को सीधे मारना कठिन लगा। जब तक ज़िर्ग एम्प्रेस जीवित है, ज़िर्ग योद्धाओं का उत्पादन जारी रहेगा और लो फेंग की हत्या की गति उत्पादन की गति के साथ मेल नहीं खा सकी। इस कठिन स्थिति में लो फेंग की दृढ़ता और इच्छा शक्ति ने उन्हें स्थानिक तरंगों को महसूस करने की अनुमति दी। 1 साल की निरंतर प्रशिक्षण के बाद उनके मोशा क्लान क्लोन ने उन्हें अपने माई लाइन फ्लो उड़ान तकनीक के दूसरे स्तर 9 लाइन्स फ्लो तक पहुंचने में सक्षम किया और उनके स्पेस के कानून की समझ अंततः एक सीमा तक पहुंच गई। इससे गति में गुणात्मक छलांग लगी। अपनी पूर्व तकनीकों की तुलना में लो फेंग की ताकत में नाटकीय सुधार हुआ। कल्पना करें कि लो फेंग के आसपास के क्षेत्र को 9 स्क्वायर ग्रिड में विभाजित किया जाए। वह किसी भी इन 9 स्क्वायरों में तुरंत स्थान बदल सकता है, एक अविश्वसनीय गति पर। वास्तव में वह इस त्वरित स्विचिंग को 0.01 सेकंड से भी कम समय में पूरा कर सकता है। यह गति वृद्धि लो फेंग के पास एक साथ 9 शरीर होने के बराबर है। और भी महत्वपूर्ण बात, सभी 9 शरीर एक साथ हमला कर सकते हैं। इस महत्वपूर्ण प्रगति ने उन्हें 5वें टावर के 7वें स्तर को पार करने की अनुमति दी। हालांकि यह अभी भी छठे टावर के पहले स्तर को पार करने के लिए पर्याप्त नहीं था। आखिरकार लो फेंग अभी भी हजारों मायाजाल नहीं बना सकते थे जैसे बोलन। अंततः लो फेंग छठे टावर के पहले स्तर पर रुक गए और कुल मिलाकर तीसरे स्थान पर समाप्त हुए। इससे लॉर्ड 13 को बहुत खुशी हुई, जिन्होंने यहाँ तक कि संदेह करना शुरू कर दिया कि लो फेंग शायद एक शक्तिशाली वर्ल्ड मास्टर या एक इमोर्टल द्वारा पोषित एक प्रतिभाशाली हो सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि गैलेक्सी, जो मायाजाल विशेषज्ञ हैं, ने प्रशिक्षण क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन किया? कई इमोर्टल्स का मानना था कि बोलन के अलावा कोई अन्य प्रतिभाशाली उनके मायाजाल का प्रतिरोध नहीं कर सकता। हालांकि टावर उनके लिए अनुकूल नहीं था, क्योंकि ऑटोमेटन पपेट्स, जिनके पास आत्मा नहीं होती, उनके मायाजाल से प्रभावित नहीं होते। फिर भी गैलेक्सी ने कुल मिलाकर 189वां स्थान प्राप्त किया। लेकिन यह रैंकिंग उनकी सच्ची ताकत को पूरी तरह से नहीं दर्शाती है। यही कारण है कि एक दूसरा चयन चरण होगा। मैं भविष्य के वीडियो में दूसरे चरण के बारे में अधिक रोमांचक विवरण प्रदान करूंगा। यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।